हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की ये पहली वीडियो है। इसकी और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। पहले आज की वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर के बेसिक्स को सीखेंगे कि कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। तो ये बताया गया कि जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है उसको लिखने की 3 विधियां हैं या 3 पद्धति दी गई है, जिसमें से पहला है कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम, सामान्य नाम पद्धति। कॉमन नेम सिस्टम जिसे सामान्य नाम पद्धति, या इसी को एक नाम से और जानते हैं जिसे कहा जाता है ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम, या हिंदी में इसी को बोलोगे रूढ़ नाम पद्धति। तो आप चाहें जो बोलो, चाहे कॉमन नेम सिस्टम बोलो या ट्राइवियल सिस्टम बोलो, बात एक ही है। और दूसरा जो मेथड है या दूसरी जो सिस्टम है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की, दूसरी सिस्टम है डिराइव्ड सिस्टम। डिराइव्ड सिस्टम जिसे व्युत्पन्न नाम प्रणाली भी, डिराइव्ड सिस्टम जिसे व्युत्पन्न नाम प्रणाली भी कहा जाता है। जिसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न नाम प्रणाली या डिराइव्ड सिस्टम। और तीसरा आता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, या इसी को हम लोग मॉडर्न सिस्टम या जिनेवा पद्धति के नाम से जाना जाता है। क्यों जिनेवा क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जिनेवा के लोगों के द्वारा ही इस सिस्टम की डिस्कवरी की गई थी, इसलिए इसे जिनेवा सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, इसी नॉमेनक्लेचर को हमको पढ़ना है। जो मॉडर्न सिस्टम ना आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, तो मॉडर्न सिस्टम को ही हम लोग को पढ़ना है। तो ये आईयूपीएसी के अंतर्गत क्या होता है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये पढ़ लेते हैं। पहले ये जान लो कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनपर्युक्त रसायनज्ञ संघ के नाम से जाना जाता है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न सिस्टम भी बोलते हैं ना। आईयूपीएसी को मॉडर्न सिस्टम या जेनेवा सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनप्रयुक्त रासायनिक संघ के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग को यही सिस्टम पढ़ना है, आईयूपीएसी सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम या जेनेवा सिस्टम। तो हम लोग शुरू करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी ने क्या बोला? आईयूपीएसी ने बोला कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है तो नामकरण करते समय आपको किस पैटर्न को फॉलो करना है। तो इन्होंने बताया जब भी किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना हो तो पैटर्न यही है उसका नेमिंग करने का। तो सबसे पहले क्या करोगे? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रीफिक्स लिखोगे। प्रीफिक्स को क्या बोला जाता है? पूर्व लग्न लिखोगे। उसके बाद क्या लिखा जाता है? उसके बाद हम लोग लिखेंगे रूट नेम, या इसी को हम लोग वर्ड रूट भी बोलते हैं। वर्ड रूट जिसे मूल शब्द या वर्ड नाम भी कहा जाता है। मूल शब्द या वर्ड नाम भी कहा जाता है। जब पहले प्रीफिक्स लिखोगे, रूट नेम लिखोगे, उसके बाद हम लोग सफिक्स लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सफिक्स। सफिक्स को क्या कहते हैं? सफिक्स को अनुलग्न कहा जाता है। अब ये जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स 2 टाइप के होंगे। प्रीफिक्स 2 टाइप के होते हैं या 2 टाइप के होंगे। पहला आता है
प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा है सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी प्राथमिक पूर्व लग्न और द्वितीयक पूर्व लग्न। तो जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं। किसको लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कितने टाइप के हैं? प्रीफिक्स दो टाइप के हैं, टू टाइप के होते हैं। पहला होता है अपना कौन सा, पहले कौन सा लिखोगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स जिसे द्वितीयक पूर्व लग्न भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग किसको लिखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स के लिखेंगे। उसके बाद जो अपना सफिक्स होता है, सफिक्स भी कितने प्रकार का होगा? सफिक्स भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जब प्रीफिक्स लिखते हैं तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर रूट नेम लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखा जाता है? सफिक्स। अब सफिक्स भी दो प्रकार का है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में सबसे पहले कौन सा सफिक्स लिखोगे? तो सफिक्स में याद रखना हम लोग को सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स लिखना है। कौन सा सफिक्स लिखोगे? प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सफिक्स को लिखते हैं। उसके बाद किसको लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स में। अब क्या होता है, अच्छा, अर्थात ओवरऑल अगर हम बात करें तो पैटर्न क्या निकल के आएगा? पैटर्न यही निकल के आएगा, सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर रूट नेम लिखेंगे या वर्ड रूट लिखोगे, फिर क्या लिखा जाएगा? फिर लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। फिर किसको लिखोगे? प्राइमरी सफिक्स लिखोगे। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स को लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स को। तो ये है पैटर्न किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखने का जो पैटर्न है, पैटर्न यही होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। अब ये हम लोग पढ़ते हैं कि जो अपने प्रीफिक्स हैं उसमें से सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं और प्राइमरी प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रीफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स जिसे क्या बोला जाता है? पूर्व लग्न कहते हैं, पूर्व लग्न। अब आपको बताया गया जो प्रीफिक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इन्हें दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है अपना 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो आप लोग बताया प्रीफिक्स में जो पैटर्न है, सबसे पहले हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखते हैं, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो हम लोग सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद अपना कौन सा आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, द्वितीयक पूर्व लग्न होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये जितने भी ब्रांचेज होंगी, जितने भी ब्रांचेज हैं या जितने भी अपने सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है प्रतिस्थापी समूह। जितने भी शाखाएं होंगी और जितने भी अपने प्रतिस्थापी समूह होते हैं, सब के सब सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। क्या बोला गया? जितने भी अपने ब्रांचेज होंगी या जितने अपने प्रतिस्थापी समूह होंगे, सब के सब सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। जैसे एल्किल ग्रुप, आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल समूह होते हैं, वे सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। जैसे आर के स्थान पे CH3 लिख देंगे तो CH3 को पढ़ा जाता है मेथिल। क्या पढ़ा जाएगा? मेथिल। ये जो ब्रांचेज या सब्स्टिट्यूएंट लिखा जा रहा है, इसको याद करना है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना इनके हम लोग नॉमेनक्लेचर कर ही नहीं पाएंगे। तो याद रखना सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आते हैं? जितने अपने क्या हो गए? एल्किल ग्रुप होंगे, वे सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए। जैसे CH3 को मेथिल पढ़ते हैं, फिर हमने लिख दिया CH2CH3, इसे क्या पढ़ा जाता है? एथिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एथिल। ठीक इसी प्रकार हम इसको ऐसा लिख सकते हैं CH2CH2CH3, इसे क्या पढ़ा जाता है? प्रोपिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रोपिल। अब ठीक इसी प्रकार से जितने भी अपने क्या, जैसे हमने कहीं पे लिख दिया OR, OR का मतलब होता है एल्कॉक्सी समूह, एल्कॉक्सी। तो एल्कॉक्सी जो होता है ये भी अपना क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आर के स्थान पे कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकते हैं। अब आर के स्थान पे हम लोग जैसे CH3 रखेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? CH3 को मिथ बोलते हैं, और O के लिए आक्स जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मिथाक्सी, मिथ आक्सी। अब O के, आर के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? CH2CH3।
अब CH2CH3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एथिल। एथिल में आग से जोड़ोगे, एथ में दो कार्बन को एथ आग से जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, इसका नाम एथॉक्सी। एथॉक्सी OCH2CH3, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं OC2H5, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं OET। ET का मतलब होता है यही CH2CH3। ET का मतलब क्या है, CH2CH3। तो भी हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, एथॉक्सी पढ़ेंगे। और भी अपने कुछ क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। जैसे अगर कहीं पे हमने ऐसा लिख दिया OPH, OPH का मतलब क्या होगा, PH का मतलब होता है फेनिल ग्रुप। तो फेनिल ग्रुप है तो इसका OPH को हम लोग बोलते हैं फिनॉक्सी समूह, फिनॉक्सी समूह। तो OPH का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो ये ऐसे बना सकते हैं, OPH को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉक्सी समूह। क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी समूह। तो जो अपने फिनॉक्सी होंगे, जितने भी एल्कॉक्सी हैं, जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं, वो कौन से हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स। एक्स का मतलब होता है FClBrI। तो एक्स को बोलते हैं हम लोग हैलो ग्रुप। क्या बोलेंगे, हैलो ग्रुप। अगर यफ है तो यफ के लिए कौन सा पूर्वलग्न यूज करोगे, फ्लोरो। Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आई है तो फिर आयोडो। यफ है तो क्या बोलोगे इसे, यफ के लिए जो पूर्वलग्न होता है, यफ के लिए पूर्वलग्न क्या है, फ्लोरो। Cl का पूर्वलग्न क्या है, ब्रोमो। Br का सॉरी उल्टा हो गया, Cl को क्लोरो बोलते हैं, Cl को क्लोरो बोलेंगे, Br को ब्रोमो, I को आयोडो। तो जो हैलोजन एटम होते हैं FClBrI, इनके लिए जो पूर्वलग्न यूज होता है उसे बोलते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो याद क्या रखना है, जितने एल्किल ग्रुप हैं, जितने एल्कॉक्सी समूह होते हैं, फिनॉक्सी समूह, हैलो समूह, ये सब अपने कौन से प्रीफिक्स होंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक इसी प्रकार से अपने सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंतर्गत आते हैं NO2, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलेंगे, नाइट्रो। फिर अगर कहीं पे लिखा होता है NO3, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रेट। क्या बोला जाता है, नाइट्रेट। अगर कहीं पे लिखा है क्या ONO, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो। और कहीं पे ऐसा लिखा N, तो इसे हम लोग बोलते हैं डाई एजो। क्या बोला जाता है, डाई एजो समूह। तो ये थे अपने कुछ सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये आपको क्या याद रखना है, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो जितने भी ब्रांचेज हुए और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सब के सब सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या बताएगा, जितने भी एल्किल ग्रुप होंगे, जितने एल्कॉक्सी ग्रुप होंगे या फिनॉक्सी समूह, या जितने हैलोजन परिवार के मेंबर होते हैं जैसे FClBrI, ये सब के, एफ के लिए हम लोग फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो, NO2, NO3, ONO और N2, ये सब सेकेंडरी प्रीफिक्स के स्थान पर आते हैं। वो सब के सब सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। और जो फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स होंगे, जो फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह के जो प्रीफिक्स होते हैं, वे सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। अभी फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं वो भी बताएंगे सफिक्स में। तो याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि जितने भी एल्किल ग्रुप हैं, एल्कॉक्सी ग्रुप है, फिनॉक्सी समूह है, हैलो समूह है, या नाइट्रो, नाइट्रेट, नाइट्राइटो, डाई एजो समूह, ये सब के सब अपने कौन से प्रीफिक्स होंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। अच्छा, ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ना, इसका उपयोग हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, वो आर जिसमें रिंग बनती हो। साइक्लिक कंपाउंड या रिंग चेन जो कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड के लिए हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज या प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में मुख्यतः कौन कौन से प्रीफिक्स आते हैं, तो उन प्रीफिक्स का नाम है जैसे साइक्लो। साइक्लो कब लगाना है, जब एक ही रिंग बनेगा तो साइक्लो लगाना है। या अपना क्या हो सकता है, बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो कब पढ़ेंगे, जब 2 रिंग होगा। तो ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो भी हो सकता है। ट्राईसाइक्लो कब पढ़ना है, जब 3 रिंग होंगे। और इसके बाद आता है अपना स्पायरो। स्पायरो कब पढ़ना है, स्पायरो तब पढ़ेंगे जब 2 रिंग एक दूसरे से एक ही कार्बन से कनेक्टेड होगा, तो हम लोग स्पायरो पूर्वलग्न का यूज करते हैं। तो ये था 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन से आएंगे, जितने भी ब्रांचेज या सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो 2 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होता है, जो अपने साइक्लिक, जो 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज जो है ये साइक्लिक या रिंग कंपाउंड के लिए करेंगे, जैसे साइक्लो, बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो या
स्पायरो, ये सब अपने होते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। और यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स को यहाँ पे लिखा गया, और भी इसके और भी 2 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं, शायद वो उतनी आवश्यक नहीं है, ये तो है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और है कि अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए एल्किल ग्रुप, हैलोजन एटम, NO2 समूह और NO समूह आ गया। NO को क्या बोलते हैं? जो अपना NO होता है, NO को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो। NO को क्या बोला जाता है? नाइट्रोसो। तो ये सब क्या होते हैं अपने? नाइट्रोसो भी क्या है अपना? सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो एल्किल समूह X ग्रुप, NO2, NO, और हमने लिख दिया क्या अपना? OR ग्रुप। अगर इसमें पूछा जाए वरीयता का क्रम, जैसे एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब के सब दे दिए गए, तो किसका नाम सबसे पहले लिखोगे या किसको प्राथमिकता दोगे? तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी जाती है? सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं हम लोग OR ग्रुप को, उसके बाद आता है अपना हैलोजन, फिर आएगा NO2, फिर आता है अपना एल्किल ग्रुप। ये था प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आप इसको पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम लोग आगे का लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रूट नेम के बारे में। रूट नेम या इसी को क्या बोला जाता है? रूट नेम, OR वर्ड रूट। अच्छा, ये क्या बताता है, या जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग नाम या मूल शब्द। वर्ग नाम या मूल शब्द। अच्छा, ये क्या बताता है? देखो, जो अपना रूट नेम या वर्ड रूट है, ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, या पेरेंट चेन को ही हम लोग मेन चेन बोलते हैं। तो याद रखना, ये जो रूट नेम है या वर्ड रूट, ये क्या बताता है? ये बताएगा कि जो अपना मुख्य कार्बन की श्रृंखला है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो याद रखना, ये क्या बताता है? पेरेंट चेन या मेन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या बताता है। कैसे बताता है? याद रखना, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? क्या पढ़ेंगे? मिथ। कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो उसे क्या पढ़ेंगे? एथ। 3 बार हो जाए तो क्या पढ़ोगे? प्रोप। 4 बार हो जाएगा तो फिर क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। क्या पढ़ा जाएगा? ब्यूट। 5 हो गया तो क्या पढ़ेंगे? पेंट। किसमें 5 हो जाए? कार्बन मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी मुख्य चेन में कार्बन परमाणु की संख्या अगर 5 बार हो गई तो उसे क्या पढ़ोगे? पेंट। 6 हो गई तो उसे क्या पढ़ा जाएगा? हेक्स। 7 हो गया तो उसे क्या पढ़ा जाएगा? हेप्ट। और अगर 8 हो गया तो क्या पढ़ोगे? ऑक्ट। 9 हो गया तो फिर क्या पढ़ेंगे? नोन। और अगर कार्बन परमाणु की संख्या 10 हो गई तो फिर क्या पढ़ेंगे? डिक। ये 10 तक रूट नेम को आप जरूर याद रखो। अब सर किसी के मन में क्वेश्चन ये आएगा, सर अगर कार्बन परमाणु की संख्या 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, तो मैं 100 तक बताऊंगा आप सभी को, 100 तक बताऊंगा। लेकिन आप याद रखो मैक्सिमम 15 से 20 तक, उसके बाद आपके यूज़ का नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूंगा आप सभी को। तो अगर कार्बन परमाणु की संख्या 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और मैं यहाँ पे C20 लिख दे रहा हूँ, 20 आ जाए तो कैसे लिखेंगे? तो अगर देखो 11 का कैसे लिखोगे? तो याद रखना है 11 को हम लोग क्या लिखते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं अंडेक। क्या पढ़ते हैं? अंडेक या हेंडेक लिख सकते हो, अंडेक या हेंडेक। तो चाहे अंडेक लिखो या हेंडेक लिखो, बात एक ही है। कार्बन 12 अगर आ गया तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? डूडेक। 13 हो गया तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्राइडेक। 14 हो जाएगा तो इसे क्या पढ़ोगे? टेट्राडेक। 15 हो गया कार्बन परमाणु की संख्या तो क्या पढ़ेंगे? पेंटाडेक। ठीक इसी प्रकार से 16 हो गया तो इसे क्या पढ़ोगे? हेक्साडेक। 17 हो गया तो इसे क्या पढ़ोगे? हेप्टाडेक। और अगर 18 हो गया तो इसे क्या पढ़ोगे? ऑक्टाडेक। क्या पढ़ेंगे? ऑक्टाडेक। और अगर 19 हो गया तो इसे क्या पढ़ोगे? नोनाडेक, नोनाडेक। और अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे?
आईकॉस, ईकॉस या आईकॉस, ईकॉस या आईकॉस पढ़ोगे। अब अगर सर कार्बन परमाणु की संख्या 21 हो जाए, 22 हो जाए, 23, 24 या 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए तो क्या लिखेंगे? अगर कार्बन परमाणु की संख्या 30 हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट। 40 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट। अगर 50 हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? पेंटाकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट। और अगर 60 हो जाए तो, कार्बन परमाणु की संख्या 60 हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्साकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट। कार्बन परमाणु की संख्या 70 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? हेप्टाकॉन्ट। और अगर कार्बन परमाणु की संख्या 80 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्टाकॉन्ट। और कार्बन परमाणु की संख्या 90 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? नोनाकॉन्ट। और अगर कार्बन परमाणु की संख्या 100 होगी तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बन परमाणु की संख्या अगर क्या हो जाए? 100 हो जाती है तो उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेस पढ़ते हैं। अब किसी के माइंड में ये चल रहा होगा सर कि अगर कार्बन परमाणु की संख्या 31 हो गया या 21 हो गया तो कैसे लिखेंगे? तो याद रखना, आपको ये चीज मैं बता देता हूं कि अगर 20 से बाद 21 से ही मैं बता दे रहा हूं, 21 का जैसे अगर 11 से देख लो, 11, 12, 13, 14, 16 जो भी लिखना है उसे देखो क्या हो रहा है। देखो 10 का तो आपको पता है, 10 को हम लोग डेक पढ़ते हैं। अब डेक अगर 11 है तो क्या लिख रहे हैं? डेक में अन जोड़ रहे हैं, मतलब 1 को क्या पढ़ेंगे? अन या हेन पढ़ोगे। अब यहाँ पे देखो डेक डू, यानी कि 10 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो यानी 2 को हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 को हम लोग क्या पढ़ेंगे? डू। और 10 है तो उसको डेक, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू डेक। जैसे एग्जाम्पल समझो, अभी तो समझ आएगा। जैसे हम लोग को C21 का लिखना है, C21 का, तो अब बताओ 21 कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 1 + 21। सो 1 को क्या पढ़ते हैं? आपको बताया गया 1 अन पढ़ोगे। याद रखना 1 को हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगर कहीं पे 1 लिखा है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अन। अगर कहीं पे 2 लिखा है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे डू। 3 लिखा होगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ट्राई। 4 लिखा होगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेट्रा। और 5 लिखा होगा तो पेंटा। 6 लिखा होगा तो हेक्सा। 7 लिखा होगा तो हेप्टा। 8 लिखा होगा तो आक्टा। 9 लिखा होगा तो नोना। ऐसे ही पढ़ेंगे। तो अभी एक है ना, एक को हम लोग क्या पढ़ते हैं? आपको पता है एक को अन पढ़ेंगे या हेन पढ़ेंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक को हम लोग क्या लिखेंगे? अन, अन हो गया। अब आपको बताया गया है, सॉरी 21 को कैसे लिखोगे? 1 + 20 लिखोगे ना, सॉरी 1 + 20 लिखा जाएगा। अब 20 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? आपको अभी बताया गया आई कॉस या ई कॉस लिखते हो तो इसका नाम क्या बनेगा? यूनिकॉस बन जाएगा। अरे 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अन। और 20 को क्या लिखेंगे? आई कॉस, तो इसका नाम क्या बनेगा? यूनिकॉस। अब ठीक इसी प्रकार से C22 का लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे? C22 में क्या बनेगा? तो इसको 22 को कैसे लिख सकते हैं? 2 + 20 लिखा जा सकता है। 2 को क्या पढ़ोगे? 2 को हम लोग पढ़ेंगे डू। 2 को क्या पढ़ते हैं? डू, डू लिख दिया। अब 20 को क्या पढ़ते हो? 20 को आप लोग को बताया आई कॉस या ई कॉस पढ़ते हैं तो हम लोग डू आई कॉस। फिर इसी प्रकार से अगर 23 का लिखना होता तो ट्राई आई कॉस। फिर उसके बाद 24 का लिखना होता टेट्रा आई कॉस, पेंटा आई कॉस, हेक्सा आई कॉस। ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर आपसे पूछ रहा है, ये बताइए कि हमको लिखना C99 का, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 99 हो जाए तो उसका नाम क्या बनेगा? अगर 99 हो गया तो 99 को कैसे लिख सकते हो? 9 + 90 लिखा जा सकता है। अब 9 को क्या पढ़ते हो? 9 को पढ़ोगे नोना। क्या पढ़ोगे? नोना। और आप बताओ यहाँ पे ये क्या है? 90 को क्या पढ़ते हैं? नोना कोंट। तो नोना में नोना कोंट जोड़ दो तो इसका नाम बनेगा क्या? नोना नोना कोंट, नोना नोना कोंट बन जाएगा ना। 99 का नाम क्या बनेगा? नोना नोना कोंट। ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी, कितने भी नंबर आप कार्बन एटम हो मेन चेन में तो उसका नाम लिख सकते हो। तो हो, ये तो था रूट नेम के बारे में। अब बारी है सफिक्स के बारे में, पहले इसको नोट कर लो। अब हम लोग सफिक्स को पढ़ते हैं। सफिक्स क्या है? आपको बताया गया सफिक्स को क्या बोला जाता है? सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न। अनुलग्न जो भी किसी के नाम के लास्ट में लगेगा उसे क्या बोला जाता है? अनुलग्न। क्या बोलेंगे? अनुलग्न। अब ये जो सफिक्स होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अपना कौन सा? 1 डिग्री सफिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स भी बोलते हैं।
प्राइमरी सफिक्स भी बोला जाता है, प्राथमिक अनुलग्न बोलते हैं। और दूसरा अपना होता है कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जिसे द्वितीयक अनुलग्न भी बोला जाता है। अच्छा, 1 डिग्री जो सफिक्स होते हैं ना, 1 डिग्री सफिक्स में क्या होता है, ये जो 1 डिग्री सफिक्स होते हैं ये बताते हैं कि जो आपने मेन चेन लिया है वो मेन चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। क्या बोला हमने कि ये जो सफिक्स होते हैं, सफिक्स में 1 डिग्री जो सफिक्स होता है, 1 डिग्री सफिक्स ये बताता है जो मेन चेन है, मेन चेन जो है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अगर मेन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा तो जो मेन चेन होगा वो सैचुरेटेड है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंद कहीं पे आ जाता है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। या ऐसा कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री सफिक्स होता है वो बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में। टाइप ऑफ बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, समझ आ रहा है ना। तो किस किस चीज़ को बता रहा है कि ये बता रहा है कि जो मेन चेन है वो सैचुरेटेड है OR कि अथवा अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। या फिर क्या बता रहा है, ये बता रहा है टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। तो किसके बीच के बॉन्ड के बारे में बताएगा, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड के बारे में बताएगा। ये बोला गया अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स हम लोग एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, द्विआबंध आएगा, तो उसके लिए सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स क्या लगाया जाता है, इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध आ गया तो आईपीएससी ने बोला कि त्रिआबंध के लिए हम लोग 1 डिग्री जो सफिक्स है वो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। उसके बाद अपना क्या है कि अगर ऐसा बोल दिया कि अपना जो मेन चेन है या फिर जो अपने कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड आ रहे हैं वो द्विआबंध और त्रिआबंध दोनों आ गए, अगर द्विआबंध त्रिआबंध दोनों आ रहे हैं तो ऐसे में हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, इनाइन लगाएंगे। क्या लगाते हैं, इनाइन लगाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या याद रखना है, जो अपने सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जितने भी अपने क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी अपने क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह, क्या हैं, क्रियात्मक समूह, जितने भी अपने क्रियात्मक समूह हैं वे सब के सब सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। जितने भी क्रियात्मक समूह हैं वे क्या हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ रखा होगा, OH है एल्कोहल जिसे हम लोग बोलते हैं, CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, या SO3H सल्फोनिक एसिड, या अपना हो गया कीटोन। ये सब अपने क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अच्छा, इन फंक्शनल ग्रुप के लिए सर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स का नाम क्या होगा, इन फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स का नाम क्या होगा, तो जो सफिक्स का नाम है वो हम लोग आईपीएससी ने जो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर बताया है उस प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पे हम लोग लिखेंगे, जिसमें से हम लोग फंक्शनल ग्रुप का जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो भी पढ़ेंगे और जो फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स होता है वो भी लिखेंगे। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आईपीएससी के अनुसार जो क्रियात्मक समूह के वरीयता या प्रायोरिटी का जो ऑर्डर दिया गया है उसको पढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के वरीयता का क्रम पढ़ेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को ही हम लोग यहाँ पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया उस हमें बोला गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी जो अपना मुख्य क्रियात्मक समूह होगा उसके वरीयता का क्रम क्या होगा वो पढ़ेंगे। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें से एक से अधिक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप अपना मुख्य फंक्शनल ग्रुप होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, उसी को बताने के लिए आईपीएससी ने ये प्रायोरिटी ऑर्डर या वरीयता का क्रम लिखा है। इस वरीयता क्रम में उन्होंने सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड को रखा है, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। इसके बाद भी अभी और आएंगे, पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये जो लिखा गया है ये वरीयता का क्रम सीक्वेंस वाइज लिखा गया है, जो सबसे ऊपर है उसके वरीयता का क्रम सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे जो इसके नीचे लिखे जाएंगे वरीयता का क्रम उसका वैसे घटता घटता जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह वो होता है COOH, COOH, जिसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O फिर O फिर H,
ऐसे लिख सकते हैं। ये है फंक्शनल ग्रुप किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स का उपयोग किया जाता है वो होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या होगा, ओइक एसिड लिखा जाता है। और जो COOH क्रियात्मक समूह COOH, इसके लिए अगर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं तो इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा उसका नाम है कार्बोक्सी। क्या नाम है, कार्बोक्सी। अब दूसरा अपना फंक्शनल ग्रुप होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है SO3H। SO3H जिसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो बनेगा S डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, OH। ये है सल्फोनिक एसिड। अच्छा, सल्फोनिक एसिड का जो अपना सफिक्स होगा, सफिक्स आपको बताया जो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स होते हैं वो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। तो सल्फोनिक एसिड का जो सफिक्स होता है उसे लिखते हैं सल्फोनिक एसिड ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड। यानी सल्फोनिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो यही होगा, सल्फोनिक एसिड। लेकिन जो इसका प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, सल्फो। क्या होगा, सल्फो होगा। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है, अगला फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होगा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने C डबल बॉन्ड O। इसे क्या बोला जाता है, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का जो सफिक्स होता है वो होता है एनहाइड्राइड। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। जो एस्टर है, एस्टर का जो सफिक्स होता है, एस्टर के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है C O, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जिसे लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O फिर O। ये है एस्टर का फंक्शनल ग्रुप। अब जो एस्टर है, एस्टर का जो सफिक्स लगाते हैं, एस्टर के लिए सफिक्स लगाया जाता है O8। क्या लगाते हैं, O8, जिसका सफिक्स होगा, जिसका सफिक्स क्या होगा, O8 होगा। और जिसके लिए हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स का उपयोग करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स इसके लिए क्या होगा, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। उसके बाद अपना आता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है COX, और X के स्थान पे FCl, Bri, इन चारों में से कोई भी हो सकता है। अब इसका जो ऑयल हैलाइड है होगा, एसिड हैलाइड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ऑयल, ऑयल हैलाइड, जिसे हम लोग सफिक्स में क्या बोलेंगे, जिसे प्रीफिक्स में क्या नाम दिया जाता है, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल नाम दिया जाता है। या इसी को हम लोग लिखते हैं हेलो फार्मिल भी लिख देते हैं। हेलो कार्बोनिल लिखो या हेलो फार्मिल लिखो। उसके बाद अपना आता है अगला फंक्शनल ग्रुप एमाइड। एमाइड में जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो होता है, एमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2, CONH2। अब ये जो CONH2 होता है इसका जो सफिक्स निकल के आता है CONH2 का, CONH2 का जो सफिक्स होता है वो होता है एमाइड ही। मतलब एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा CONH2, और इसके लिए जो सफिक्स का उपयोग किया जाता है वो होता है एमाइड। और इसके लिए CONH2 के लिए जो प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है उस प्रीफिक्स का नाम होता है कार्बेमाइल, कार्बेमाइल। अब आता है अपना अगला है साइनाइड। साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CN। क्या होगा, CN। अब साइनाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स लगता है वो लगता है नाइट्राइल का। क्या लगेगा, नाइट्राइल। अब इसके लिए CN के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा उसका नाम क्या है, साइनो। क्या नाम है, साइनो प्रीफिक्स लगाओगे। अगला आता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है NC। क्या होगा, NC। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे N डबल बंद O, और नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर कार्बन को डोनेट करता है। ये है आइसोसाइनाइड। अच्छा, आइसोसाइनाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है, साइनाइड का होता है नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड का होगा आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। और इसका जो प्रीफिक्स निकल के आता है प्रीफिक्स का नाम है आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। अगला है अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO, CHO, जिसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे लिखा हमने H। ये है अपना CHO। CHO के लिए जो सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं अल। क्या लगाया जाता है, अल, AL, अल।
ठीक है। अब इसका जो सफिक्स प्रीफिक्स होगा वो प्रीफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं फार्मिल या एल्डो, फार्मिल या एल्डो। आप चाहे फार्मिल का उपयोग करो या एल्डो का उपयोग करो, किसके प्रीफिक्स के लिए, एल्डिहाइड के प्रीफिक्स के लिए। अगला अपना है कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CO, जिसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O, ये है CO। अब कीटोन का जो सफिक्स होगा, कीटोन के लिए सफिक्स हम लोग लगाते हैं ओन, ONE ओन। और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज किया जाता है कीटो या आगजो, कीटो या आगजो, दोनों में से कोई भी प्रीफिक्स का यूज आप कर सकते हैं, चाहे कीटो करो या आगजो करो। अगला है एल्कोहल। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। क्या होगा, OH होता है। अब यहाँ पे क्या है, एल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स किसका यूज करेंगे, आल, OL आल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है एल्डिहाइड में और एल्कोहल में। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अल है, AL, और जो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आल, OL आल, OL आल, आल और अल। और जो अपने एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। इन फंक्शनल ग्रुप का यूज करेंगे, इन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग ये प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने लिखा है IUPAC नेम, ये IUPAC नाम एल्केन के संगत बताया गया। अगर आपने जो मेन चेन सेलेक्ट किया है, अगर मेन चेन सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड होगा, तो उसके लिए जो IUPAC नाम बनेगा इन कॉमन नेम के अकॉर्डिंग ये बनेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्केन के संगत कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा, एल्केनोइक एसिड। ठीक इसी प्रकार से अगर पूछ जाए एल्केन के संगत सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक इसी प्रकार से अगर पूछ लिया जाए, ये बताइए एसिड एनहाइड्राइड का एल्केन के संगत IUPAC नाम क्या होगा, तो नाम क्या बनेगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक इसी प्रकार से एस्टर का भी पूछा जा सकता है, एसिड हैलाइड का, साइनाइड का। अगर पूछा जाए ये बताइए एल्केन के संगत एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा, तो क्या बनेगा, एल्केन के संगत एल्कोहल का IUPAC नाम एल्केनल, एल्केनॉल। क्या बनेगा, एल्केनॉल, एल्केनॉल। और अगर एल्डिहाइड का पूछ लिया जाए, एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का क्या बनेगा, एल्केनल, एल्डिहाइड का क्या बनेगा, एल्केनल। और एल्कोहल का क्या बनेगा, एल्केनॉल। तो याद रखना एल्कोहल का जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नाम के लास्ट में ऑल आएगा, और अगर एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, IUPAC नाम के लास्ट में क्या आएगा, अल आएगा। अगर अल आ रहा है तो एल्डिहाइड है, अगर आल आ रहा है तो फिर क्या है, एल्कोहल है। पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद अभी और भी फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको लिखो। एल्कोहल के बाद प्रियोरिटी ऑर्डर में रखा जाने वाला फंक्शनल ग्रुप है अपना थायो एल्कोहल। क्या है, थायो एल्कोहल। और जो ये थायो एल्कोहल होता है, थायो एल्कोहल का जो सफिक्स होता है या थायो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है अपना SH, जिसके लिए सफिक्स थायोल लगाया जाता है। क्या लगाते हैं, थायोल। और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा वो होता है मर्केप्टो। क्या होता है, मर्केप्टो। याद रखना SH के लिए प्रीफिक्स क्या होगा, मर्केप्टो, और सफिक्स क्या होगा, थायोल। उसके बाद अपना प्रियोरिटी ऑर्डर में रखा गया फंक्शनल ग्रुप है एमीन। एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है NH2। क्या होता है, NH2। NH2 के लिए जो सफिक्स लगाते हैं वो होता है अपना एमीन ही। क्या होगा, एमीन ही। लेकिन जो प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, एमीनो। क्या लगाएंगे, एमीनो। याद रखना सफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा अपना एमीन, और प्रीफिक्स क्या होगा, एमीनो। याद रखना है कि एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है NH2, सफिक्स क्या होगा, एमीन ही होगा, लेकिन जो अपना प्रीफिक्स होगा वो होगा क्या, अपना एमीनो। और अपना जो लास्ट 14वां या 14 जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ईथर। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है बॉन्ड O। क्या होगा, बॉन्ड O बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या जो ईथर है, ईथर के लिए प्रीफिक्स हम लोग लगाते हैं एल्कोक्सी। क्या लगाते हैं, एल्कोक्सी। और जो इसका सफिक्स लगता है, सफिक्स लगता है ऑक्सी। क्या लगाएंगे, ऑक्सी। ये तो थे अपने 14 प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो IUPAC के अनुसार वरीयता क्रम में रखे गए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि
जो अपने पेरेंट चेन है वो हम लोगों ने क्या मान के चला है कि वो सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड होगा तो एल्केन के संगत इन इन फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति में जो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा, जैसे अगर एसएच फंक्शनल ग्रुप है तो नाम बनेगा एल्केन थायोल, एल्केन के संगत। और ठीक इसी प्रकार से अगर NH2 ग्रुप होगा तो एल्केन के संगत आईयूपीएसी नाम एल्केनामीन हो जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप ईथर है तो एल्केन के संगत आईयूपीएसी नाम होता है एल्कॉक्सी एल्केन। लेकिन अगर अपना जो मेन चेन है वो अनसैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड होने का मतलब जो मेन चेन है उसमें डबल बॉन्ड या त्रिआबंध आएंगे, तो जहाँ पे आपने एन लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन। और अगर त्रिआबंध आया है तो जहाँ पे इन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एन है जहाँ पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पर कार्बन डबल बंद कार्बन लगा है, कार्बन डबल बंद कार्बन, तो आपको पता है कार्बन डबल बंद कार्बन को क्या बोला जाता है। अगर कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन। और एल्कीन के लिए हम लोग 1 डिग्री सफिक्स लगाएंगे, यानी डबल बंद के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 1 डिग्री सफिक्स। इसके लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, इन। और अगर कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध आता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलेंगे। और एल्काइन के लिए जो 1 डिग्री सफिक्स होता है, 1 डिग्री जो सफिक्स होगा वो क्या होता है, आइन होता है। अब पीरियोडिटी ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो ऐसा हम लोग ऐसा हो गया कहीं पे कंपाउंड को ये दिया गया जिसमें डबल बंद और त्रिआबंध दोनों आ रहे हैं, द्विआबंध और त्रिआबंध दोनों आ रहे हैं, तो उसमें किसको वरीयता दी जाती है। तो याद रखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में द्विआबंध की वरीयता त्रिआबंध से ज़्यादा होती है, आईयूपीएसी के अनुसार दी गई है। तो याद रखना। जैसे और अगर फंक्शनल ग्रुप, ये तो था किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। और हमने आपको शुरुआत में पीरियोडिटी ऑर्डर किस में लिखवाया है, OR NO2 X और क्या है, एल्किल ग्रुप। इन सभी में पीरियोडिटी ऑर्डर लिखा था OR NO2 X। और एल्किल ग्रुप में सबसे ज़्यादा वरीयता किसकी होती है, OR की होती है, उससे कम NO2 की होती है, उससे कम X की, और एल्किल ग्रुप की वरीयता सबसे कम होगी। और याद रखना ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्य नहीं करेंगे, ये सदैव, ये ऑलवेज, ये हमेशा किसके रूप में कार्य करेंगे, ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। याद रखना ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी रूप के रूप में कार्य करेंगे। यानी अगर प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करेंगे तो ये हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स होंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स होंगे। जिसमें आप लोग को बताया गया OR को हम लोग एल्कॉक्सी पढ़ते हैं, NO2 को क्या पढ़ते हैं, नाइट्रो, X को हेलो, और R को क्या पढ़ते हैं, एल्किल ग्रुप पढ़ते हैं। और आप लोगों को अगर याद हो शुरुआत में हमने बताया था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए आईयूपीएसी ने जो पैटर्न दिया उस पैटर्न के अनुसार चलेंगे। तो पैटर्न हमने क्या बताया था, पैटर्न ही बताया था कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना होगा, वर्ड रूट यानी मूल शब्द लिखना होता है। उसके बाद अपना क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ये है आईयूपीएसी के अनुसार पैटर्न। आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही सीखेंगे। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग आईयूपीएसी ये पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी ने जो रूल दिए हैं वो रूल क्या हैं, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि नामनक्लेचर आप एल्केन, कोई एल्केन दे दिया गया तो एल्केन का नामनक्लेचर कैसे करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।